नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर जहां पाकिस्तान को दोहरा झटका इस वक्त लगता हुआ नजर आया और ये दोहरा झटका अमेरिका की तरफ से दिया गया है। जी हां, टीआरएफ को इस वक्त आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार माना जाता है टीआरएफ को। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरा झटका लगा है वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इंडियन नेवी से जुड़ी हुई ये दूसरी प्रमुख खबर, जहां नौसेना का निस्तार अब इस वक्त इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। आखिर निस्तार की क्या कुछ खूबियां और कैसे ये दुश्मन को देगा मात समुद्र में, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जिसमें ब्रिटेन में अब वोट डालने की उम्र जो है वो 18 से 16 साल कर दी गई। आखिर ये जो बड़ा बदलाव किया गया है इसके पीछे क्या मकसद है और इससे कितना अंतर पड़ेगा, ये तमाम चीजें बताएंगे विस्तार से आपको। तो इसी के साथ चलिए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में भारत की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही काफी मजबूत है, लेकिन समय समय पर इसमें कई चीजों को और जोड़ा जाता है। अब इंडियन नेवी ने अपनी ताकत में बढ़ोतरी के लिए विस्तार जहाज को भी शामिल कर लिया है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके निर्माण के सफर का कुछ दिन पहले ही नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी डाला था, पोस्ट किया था, जिसके बाद अब आज इसे नौसेना में शामिल किया गया है। विस्तार की और क्या कुछ खासियत है और कैसे इंडियन नेवी की ताकत को ये बढ़ाएगा, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना का विस्तार। तो भारतीय नौसेना का ये निस्तार जो अब शामिल हो चुका है, पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसे कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन किया है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने ही इसका निर्माण भी किया है। और अब इंडियन नेवी को और मजबूती इसके जरिए मिलेगी। गहरे समुद्र में गोताखोरी में ये सक्षम है, गहरे समुद्र में इसकी अलग ही ताकत नजर आती है। साथ ही संकटग्रस्त पनडुब्बियों के बचाव अभियान में सीधे तौर पर इस निस्तार के जरिए अब आगे आने वाले समय में हमें मदद मिलेगी। निस्तार की अगर लंबाई की बात करें तो 120 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर से अधिक इसकी बताई जा रही है। इसके साथ ही डीएसआरवी के तौर पर भी मदरशिप के रूप में ये सीधे तौर पर काम करेगा। तो इंडियन नेवी को निस्तार के जरिए और मजबूती अब मिलती हुई नजर आ रही है। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है ये और सीधे तौर पर जो पनडुब्बियां संकट में फंसी हुई हैं उनको ढूंढने का, उनको निकालने की कोशिश इसके जरिए, निस्तार के जरिए अहम भूमिका अपनी ये निभाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है? निस्तार की कई सारी खूबियां हैं, एक बार हमारे दर्शकों को जरा गिना दीजिए इसकी खूबियां। देखिए कृतिका, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि निस्तार का कमिश्नरिंग जो सेरेमनी है वो अभी चल रही है विशाखापट्टनम में, और उसमें हमारे रक्षा राज्य मंत्री उपस्थित हैं, हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वहाँ पर मौजूद हैं। और ये बता दूं मैं आपको कि जो हमारा ये निस्तार है इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, ऐसे कैपेबिलिटीज़ सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है, क्योंकि ये डीप सी डाइविंग व्हीकल है। इसके साथ ही जैसे मान लीजिए कि आपकी पनडुब्बी ख़राब हो गई है तो पनडुब्बी के लिए ये एक मदरशिप का काम करेगा। ये 300 मीटर तक इसके रिमोटरी कंट्रोल्ड व्हीकल्स जो है वो नीचे जा सकते हैं और जाकर मदरशिप का काम करेंगे, और वहाँ से वो जाकर 1000 मीटर तक भी डाइव कर सकते हैं। तो 300 से 1000 मीटर तक ये सबमरीन रेस्क्यू मिशन में कामयाब होगा। उसके अलावा ये सी बेड मैपिंग में कामयाब होगा, और ये किसी भी तरह का रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि हम जानते हैं समुद्र का मामला है, उसमें ये एक कारगर शिप साबित होगा। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेक इन इंडिया है और भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में जुड़ गया है जिनके पास ऐसे डीप सी डाइविंग व्हीकल्स हैं। कृतिका, इसके साथ ही इसमें खास बात यह भी है कि पूरा स्वदेशी तौर पर इसका निर्माण किया गया है। उस नजरिए से, उस लिहाज से क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, और मैं कोट करना चाहूँगा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को, उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस के सेल्फ रिलायंस पर ये सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। और जो हमारा ये पहला डीप सी डाइविंग व्हीकल है वो मेक इन इंडिया है, जिसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी देशों के पास, बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर वो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। लेकिन हमारा ये मेक इन इंडिया है डीप सी डाइविंग व्हीकल, और इसके साथ जो रिमोटली कंट्रोल्ड व्हीकल्स हैं वो भी इसमें कारगर साबित होंगे। तो 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक समुद्र के अंदर ये किसी भी वक्त तैयार रहेगा मदद के लिए, रेस्क्यू मिशन के लिए। इसके साथ ही विशाल, जहां एक तरफ हम देखें तो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक झलक तो जरूर नजर आ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही जब निस्तार के शामिल होने के बाद में इंडियन नेवी भी सीधे तौर पर बहुत मजबूत होती हुई भी हमें नजर आई। किस तरीके से मजबूती मिलेगी निस्तार के शामिल होने के बाद? देखिए कृतिका, अगर हम निस्तार की बात करें तो उसका संस्कृत में मतलब होता है मुक्ति। तो अगर आप मुक्ति की बात करते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और वो भी अपने दम पर हम मुक्ति हासिल कर रहे हैं। हमें किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, आपात स्थिति से निपटने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा है, हमारे पास अपनी चीज़ें हैं। और मैं बता दूं कि पिछले अगर हम बात करें 36 घंटे की, तो सेल्फ रिलायंस का एक ज़बरदस्त नमूना पूरी दुनिया ने देखा। हमने देखा कि किस तरह से 4000 450 फुट की ऊंचाई पर हमने जो अपना आकाश का प्राइम है उसमें स्पीड से जाते हुए एक यूएवी को मार गिराया। ये लद्दाख में कल हुआ। उसके अलावा हमने पृथ्वी 2 का एक सफल परीक्षण हमने कल किया उड़ीसा के अंदर। तो भारत तेजी से सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है और अब हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर भी बन गए। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि किसी भी आपात स्थिति में हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि अब तक हमारा जो डिफेंस था वो हेविली डिपेंडेंट था इंपोर्ट्स के ऊपर, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पे, चाहे वो रशिया हो चाहे वो फ्रांस हो। लेकिन अब हम तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और नेवी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और साथ ही निस्तार की इतनी सारी खूबियां हमारे तक पहुंचाने के लिए। और न्यूज पंच में इसी बीच वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। ब्रिटेन ने एक ऐसा बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक बड़ा कदम उठाया। यहां पर मतदान की उम्र 16 साल करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इससे अब ब्रिटेन में युवाओं को 16 साल की उम्र पूरा करते ही मताधिकार का अधिकार मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगले आम चुनावों के लिए इस फैसले को लागू कराया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने अगले राष्ट्रीय चुनाव से पहले ये एक बड़ा निर्णय लिया है ताकि लोकतांत्रिक भागीदारी और ज्यादा बढ़ाई जा सके, युवा इसमें खास तौर पर शामिल हो सकें। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र वाम लेबर पार्टी ने जुलाई 2024 में निर्वाचित होने से पहले ब्रिटेन की संसद के चुनावों के लिए मतदान की आयु कम करने का संकल्प लिया था और इसी संकल्प को पूरा किया गया। आखिर इस बदलाव का मकसद क्या है और किन देशों में किशोरों को यानी कि 16-17 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ब्रिटेन सरकार का ऐतिहासिक फैसला। तो चलिए सबसे पहले आपको बता रहे ब्रिटेन सरकार की तरफ से जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर किन किन देशों में किशोरों को वोटिंग देने का अधिकार है, जिसमें 16 वर्ष के उम्र में इक्वाडोर और क्यूबा में अधिकार है मतदान करने का। लेकिन इसके साथ ही 16 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रिया और साथ ही निकारागुआ में भी मताधिकार वहां के युवाओं को मिल जाता है। वो 16 साल की उम्र पार करते ही अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही माल्टा और आइल ऑफ मैन में भी 16 वर्ष की उम्र में ही मताधिकार वहां के युवाओं को मिल जाता है। इसके साथ ही अगर 17 वर्ष की बात करें तो 17 वर्ष में मताधिकार का जो अधिकार है वो मिल जाता है इंडोनेशिया और उत्तर कोरिया में युवाओं को। ग्रीस, तिमोर लेस्ते में भी 17 वर्ष की उम्र में मताधिकार का इस्तेमाल करने का जो इस वक्त मिल जाता है। लेकिन इसके साथ ही ब्राजील है और अर्जेंटीना है जहां पर 16 वर्ष में मताधिकार मिल जाता है युवाओं को। और अब इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी शामिल हो चुका है जहां पर 16 साल की उम्र में युवाओं को वोटिंग का ये अधिकार मिल जाता है। इसके साथ ही ब्रिटेन सरकार की तरफ से जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, एक नजर वो भी डालते हैं। तो ब्रिटेन सरकार की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें आपको बता दें कि अब 16 साल के युवाओं को वोटिंग का ये अधिकार अब मिल जाता है। इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत अगला जो आम चुनाव है वो कहीं ना कहीं काफी खास हो जाएगा और उसमें ये सभी युवा जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी दखल रोकने के लिए ये नियमों में ये बड़ा बदलाव किया गया है और काफी सालों बाद ये बड़ा बदलाव इस वक्त किया गया है। हालांकि इससे पहले 21 उम्र से 18 की गई थी और अब 18 से 16 साल ये उम्र कर दी गई है। 1969 में 21 से घटाकर 18 वर्ष मतदान की ये आयु की गई थी, जिसे अब और घटा दिया गया है। इसके अलावा इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया और ब्राजील में भी मतदान की जो आयु है वो 16 वर्ष ही है और अब इसमें ब्रिटेन भी शामिल हो चुका है। 2029 तक अगला आम चुनाव होना है और उससे पहले ये जो पूरी प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली जाएगी। खासतौर पर मकसद है कि जल्द से जल्द युवाओं को इसमें शामिल किया जाए ताकि वो पूरी भागीदारी इसमें दे सके। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीधे तौर पर बदलाव का जो मकसद है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना ये खासतौर पर इसमें मकसद है, जिसमें युवाओं में राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी को लेकर के प्रोत्साहित करना, लोकतंत्र को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण मकसद है। युवा मतदाताओं को जोड़कर मतदान प्रतिशत बढ़ाना। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त मुंबई का। कैसे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स लाएं वो ध्यान रखना है। वाटर का फ्लो एक नेचुरल फ्लो है उस जगह पे। एक कई जगह लोगों के माइंड में ही आता है कि इस तरह की है तो उसको फिलअप कर दो, प्लेन कर दो, उसके बाद में कंस्ट्रक्ट करो। नहीं, हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसको जो इसका प्रकृति है इस जगह की, इस जगह ज़मीन की जो तासीर है उसको ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्चर करना है। तो उसी तरीके से बन रहा है, मल्टीपल फेजेस में बनेगा और आशा है कि जल्दी उसका कंप्लीट एस्टिमेट, प्लान, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सब कंप्लीट मेरे ख्याल से आगामी 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और जो मुझे ऊपर नीचे चला रहे थे मैं उनको पूछना चाहूँगा, भाई कब तक रेडी करोगे? जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट होगा और नया कैंपस भी बनने लगेगा। मैं आपको सेकंड पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। IICT में इंडस्ट्री को इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है कोर्स करिकुलम के लिए। जैसा हमने देखा जो वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उसमें इंडस्ट्री और एकेडेमिया आपस में इंटीग्रेटेड रहते हैं। IICT में गूगल, मेटा, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अडोबी, WPP ये सब के साथ ऑलरेडी फॉर्मल पार्टनरशिप्स हो गई हैं। सबके साथ फॉर्मल पार्टनरशिप साइन हो गई। 4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑलरेडी टाइप चल रहा है। एक के साथ साइन हो गया है MOU यॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ। और 17 इंडस्ट्री, अभी आपने देखे, कंप्लीटली इंडस्ट्री अलाइंड प्रोग्राम्स हैं। VFX के, पोस्ट प्रोडक्शन के, XR के, गेमिंग के, एनिमेशन के और सब एडवांस्ड प्रोग्राम्स हैं। और उसमें ट्रेनर्स की ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। इस फर्स्ट ईयर में IICT के कैंपस से वी हैव केप्ट अ टारगेट ऑफ अबाउट 300 persons including trainers should get fully trained. They should graduate from the campus in the first year itself. 300 लोगों का, 300 स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स का ग्रेजुएशन का टारगेट रखा गया है। कोर्सेज 3 महीने के भी होंगे, 6 महीने के भी होंगे, फुल 1 ईयर के भी होंगे, 2 years के प्रोग्राम्स भी होंगे और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स भी होंगे। इट्स अ मेडली ऑफ प्रोग्राम्स बिकॉज ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी फील्ड वुड रिक्वायर अ डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स करिकुलम टू बी डेवलप्ड। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं विशेषकर मुंबई को बधाई देना चाहूँगा कि मुंबई के लिए बहुत
गौरव की बात है, गर्व की बात है कि मुंबई जो कल्चर का कैपिटल है, जो कि फिल्म और क्रिएटिविटी का कैपिटल है, वहाँ पर क्रिएटिविटी का पहला इंस्टीट्यूशन बना है। और इस तरह के और भी कई इंस्टीट्यूशंस बनेंगे भविष्य में। जैसे IIT सिस्टम बना, IIM सिस्टम बना, वैसे ही IICT का सिस्टम बनेगा। ऐसा प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी कल्पना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे मुंबई से, जहां पर वेव्स आउटकम रिपोर्ट अनावरण कार्यक्रम था और इसको संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने कहा पूरा बताया कि वेव्स का जो समिट हुआ था उससे क्या कुछ आउटकम निकलकर सामने आया। इसी के साथ न्यूज पंच में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को करारा झटका दिया है। अमेरिका ने द रेजिडेंट्स फ्रंट यानी TRF को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। दरअसल TRF पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का ही संगठन है, जिसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और साथ ही TRF को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार भी माना गया है, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि लश्कर ए तैयबा अभी तक कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है और पहलगाम हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने कहा था कि वो आतंक की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी ले लिया था और इस दौरान 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं TRF पर अमेरिकी कार्रवाई। तो भारत की ये कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां अमेरिका ने TRF को विदेशी आतंकी संगठन इस वक्त घोषित किया है। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान पर यह करारा हमला भी और TRF को लश्कर ए तैयबा का मुखौटा सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से बताया गया है। TRF को आपको बता दें कि SDGT भी घोषित इस वक्त किया गया है। तो TRF पर एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है, जिसमें TRF की संपत्तियां भी अब जब्त की जाएंगी। फंडिंग पर भी लगाम कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लगेगी और पहलगाम हमले की वजह से अमेरिका की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि जब ये हमला हुआ था तो उस दौरान अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा है और अब ये करारा झटका पाकिस्तान को दिया गया। पहलगाम हमले में 26 मासूमों की जान चली गई थी और इस हमले के पीछे TRF का ही हाथ था, ये हम सभी जानते हैं। और इसी को लेकर के अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय के लिए ये कार्रवाई जरूरी है, ये बात अमेरिका की तरफ से की गई है। तो दोहरा झटका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा है, तो ये पहला झटका। लेकिन इस झटके के तौर पर अगर हम देखें तो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। भारत को वैश्विक मंच पर यह बड़ी जीत मिली है। भारत की जो तमाम कोशिशें हैं, उन कोशिशों के बाद अमेरिका की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। इसके साथ ही TRF पर कार्रवाई से भारत की आतंक विरोधी मुहिम को भी अब समर्थन मिल चुका है पूरी तरह से। अमेरिका के बयान में लश्कर और पाकिस्तान की भूमिका पर भी सीधे तौर पर सवाल और इशारा इसमें किया गया है। इसके साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच चलाया था और 33 देशों में डेलीगेशन भेज करके पाकिस्तान और TRF के जो लिंक है आपस में, उनको भी पूरे दुनिया में उजागर किया गया था। और इसके साथ ही अन्य देश भी TRF को आतंकी संगठन घोषित अब आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े झटके के तौर पर फिलहाल इसे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को यह करारा झटका इस वक्त अमेरिका की तरफ से लगा है। इसके साथ ही अब TRF पर वैश्विक शिकंजा किस तरीके से कसता हुआ नजर आएगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब TRF पर भी वैश्विक शिकंजा कसेगा और TRF की यात्रा, वीजा और बैंकिंग गतिविधियों पर अब विश्व स्तर पर निगरानी बढ़ जाएगी। TRF प्रमुख शेख सज्जाद गुल को NIA ने मास्टरमाइंड सीधे तौर पर बताया है, TRF प्रमुख को। इसके साथ ही TRF ने साल 2024 में भी भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले किए थे, ये भी हम जानते हैं। और साथ ही लश्कर और TRF का जो आपस का संबंध है वो भी पूरी दुनिया में अब उजागर हो चुका है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का अब पूरी तरह से विश्व स्तर पर पर्दाफाश हो चुका है।
क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किए जाने की सराहना विदेश मंत्री की तरफ से की गई है, जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की एक मजबूत पुष्टि है, क्योंकि जब पहलगाम में यह हमला हुआ था तो उसके बाद में अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग का आभार भी जताया गया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हार के तौर पर, या यूं कहें कि पाकिस्तान को करारा झटका इसके जरिए लगा है। आपको बता दें कि टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, और उसके बाद में अब जब टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया गया अमेरिका की तरफ, तो एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये पहला झटका, लेकिन एक और झटका इस वक्त पाकिस्तान को लग चुका है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान नहीं जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान मीडिया की अब फजीहत होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान का बेखबर मीडिया है, और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में जो मीडिया है उसकी तरफ से ये खबर चलाई गई थी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तानी मीडिया के दावों की हवा निकाल दी, और ट्रंप के दौरे की झूठी खबर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत ये देखने को मिली है। पाकिस्तान मीडिया का दावा था कि डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जियो न्यूज और साथ ही ARY ने ये बिना पुष्टि के ही इस खबर को चलाया था। व्हाइट हाउस ने फिलहाल अब साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसके साथ ही अमेरिकी दूतावास ने भी कहा है कि घोषणा के लिए कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें भी कोई जानकारी नहीं। खबर पर फिलहाल बवाल अब मचा हुआ है। जियो न्यूज ने भी हालांकि इसको लेकर माफी मांगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ARY न्यूज ने भी अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान मीडिया की बिना वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और ये दोहरा झटका कहीं ना कहीं नजर आए। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पूर्व महानिदेशक इन्फेंट्री इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज पर। संजय जी, हमारा सवाल सीधा आपसे यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ये पोल तो खुलती हुई नजर आई, पाकिस्तान की मीडिया ने जिस तरीके से बिना पुष्टि किए ही खबर चला दी कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे सितंबर में, तो उसको लेकर सफाई दी गई अमेरिका की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीआरएफ को इस वक्त आतंकी संगठन घोषित किया गया है, जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ भारत को अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर सपोर्ट पूरी दुनिया का मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी। मैं कहूँगा कि बहुत ठीक टाइम पर कम से कम इस तरह की घोषणा अमेरिका ने की है, और पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता ही रहता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर इधर बुलाया उधर बुलाया, तो और उधर देखा हम लोगों ने वॉशिंगटन में किस प्रकार से उनके बरखिलाफ प्रदर्शन हुए। लेकिन इस बार जो अमेरिका ने कार्रवाई की है, और स्पेशली ये जो मैं कहूँगा कि इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट जो है 13224 और सेक्शन 219 के तहत जिस प्रकार से टीआरएफ को एक आतंकी संगठन घोषित किया है, और खासकर क्योंकि टीआरएफ ने माना शुरू में तो उनका ही हाथ था, और पहलगाम में जो आतंकी घटना और खास करके जिस प्रकार से उन्होंने मजहब को चुन चुन कर मारा, वो उन्होंने जिम्मेवारी ली। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो जिम्मेवारी अपना पल्ला झाड़ा, और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि भारत जो है हमें यूं ही एक आतंकी कहता है, जबकि हम आतंकी नहीं है। अब कोई शक नहीं रहा, विश्व भर में अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान ही आतंक का सौदागर है, और टीआरएफ जो है लश्कर तैयबा का मुखौटा है, और उसके तहत जिस प्रकार से उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन लगेंगे, जिस प्रकार से एसेट उसका फ्रीज होगा, जिस प्रकार से जो उनकी मदद करेगा उसके ऊपर पेनल्टीज लगेंगे, तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान चाहे कितना भी कुछ कह रहे, विश्व भर में एक आतंकी है, संगठन है, आतंक का सौदागर है, इसमें कोई अब शक नहीं रह गया। और पाकिस्तान जिस प्रकार से कम पिछले 2-1 महीने में बार बार उसको लग रहा था कि वापस पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं आर्मी अमेरिका और अल्लाह को लेकर के बार बार बातें की जाती थी, और चीन का तो पिट्ठू है ही, पर अब अमेरिका का भी बन गया। तो अमेरिका ने साफ साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है, और टीआरएफ जो है वो लश्कर तैयबा का मुखौटा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय DD न्यूज़ को देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच में मुझे और
हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।